निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है और ये कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया नाम से 1957 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह है जिसमें संकलित है। इसमें अन्य कहानियों में है देवी की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, शुभा का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़, राजा निर्वंशिया। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो इसी कहानी संग्रह में जो है संकलित है। कहानी का प्रतिपाद्य देखें तो राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा, यानी एक कहानी पैरेलल समानांतर कहानी चलता है जिसमें दो कहानियां एक साथ चलती हैं। इसमें राजा निर्वंशिया की एक पौराणिक कथा चलती है, साथ साथ समानांतर में ही चंदा के आधुनिक जीवन की कथा है वो चलता है। तो इससे क्या होता है कि पौराणिक कहानियों से भी हम परिचय प्राप्त करते हैं और आधुनिक कहानियों में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या समाज में विसंगतियाँ विद्यमान हैं, उनको भी देखते हैं। तो एक नई कहानी के रूप में ये हमारे सामने जो है प्रस्तुत होता है। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। तो ये जो कमलेश्वर के द्वारा ये कहानी लिखा गया, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखें तो 1932 में उनका जन्म, 2007 में निधन। कमलेश्वर का पूरा नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना था और यूपी के मैनपुरी जिले में इनका जन्म हुआ। 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। कमलेश्वर 20वीं सदी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक माने जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, फिल्म, पटकथा, मतलब कि अन्य आप कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाएं उनमें इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। उनका उपन्यास है कितने पाकिस्तान। इनके उपन्यास में कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाती फिल्म आंधी हो, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। उन्होंने मुंबई में जो टीवी पत्रकारिता की वो बेहद मायने रखती है। कामगार विश्व नाम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीब मजदूरों की पीड़ा को अपनी आवाज़ दी। कमलेश्वर की अनेक कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं तो लिखी ही, उनके उपन्यास पर फिल्में भी बनी। आंधी, मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनकी कलम से ही लिखी गई जो है कहानियां हैं। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता, इनके अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिक की पटकथा लिखने वाले भी कमलेश्वर रहे हैं। तो एक तरीके से तकरीबन 7 वर्षों तक की दूरदर्शन पर चलने वाली परिक्रमा में सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं पर खुली बहस करने वाले थे। 1995 में कमलेश्वर को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। उन्होंने दूरदर्शन के अलावा महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया। कमलेश्वर ने अपने 75 साल के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह और करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में उपन्यास में आता है एक सड़क 57 गलियां। एक सड़क और कितनी गलियां हैं? 57। तो ये एक सड़क 57 गलियां उनका लिखा भी गया है 1957 में। डाक बंगला 1959 में। लौटे हुए मुसाफिर करके है 1961 में। समुद्र में खोया हुआ आदमी, ये भी 1967 में है। काली आंधी 1974 में। आगामी अतीत 1976 में। तीसरा आदमी 1976 में। तो एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात 1980 में, सुबह दोपहर 1982 में, रेगिस्तान 88 में, कितने पाकिस्तान 2000 में, एक और चंद्रकला, अंतिम सफ़र। कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। कमलेश्वर जी की पहली कहानी मानी जाती है कॉमरेड 1948 में। कमलेश्वर ने 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी। कहानी संग्रह इनका राजा निर्वंशिया कब आया प्रकाशन में? 1957 में राजा निर्वंशिया प्रकाशन में आया। कस्बे का आदमी, वो भी 1957 में है। तो राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1957, खोई हुई दिशाएं ये 1963 में आया। मांस का दरिया जो है 1966 में, मांस का दरिया, बयान 1973 में। तो राजा निर्वंशिया 57, कस्बे का आदमी 1957, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 66, बयान 1973, आज़ादी मुबारक, जॉर्ज पंचम की नाक 1969 में, अपना एकांत सांप, नीली झील, जोखिम नागमणि, आसक्ति, मुर्दों की दुनिया, स्मारक, इतने अच्छे दिन 1970, कथा प्रस्थान 1990। नई कहानी की बृहत्त्रयी में कमलेश्वर, यानी जो नई कहानी है उसकी बृहत्त्रयी में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये तीनों नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कौन कौन? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश। कमलेश्वर जी की राजा निर्वंशिया दोहरे कथानक वाली पहली कहानी मानी जाती है। आलोचना में देखें तो नई कहानी की भूमिका, नई कहानी के बाद, मेरा पन्ना, समानांतर सोच,
यात्रा साहित्य खंडित यात्राएं, कश्मीर रात के बाद, नाटक में अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा। कमलेश्वर ने 99 फिल्मों के संवाद, कहानी और पटकथा लिखे, कुछ प्रसिद्ध के नाम भी हैं। पटकथा और संवाद में मौसम इनका 1975 में कहानी है, आधी 1975 में, राम बलराम 1980 में, साजन की सहेली 1981 में, रंग बिरंगी 1983 में, सौतन 1983 में, लैला 1984, यह देश 1984, सौतन की बेटी 1989 में। संपादन में देखें तो कमलेश्वर ने अलग अलग 7 पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। विहिन पत्रिका 1954 में, नई कहानियाँ पत्रिका 1958 से 66 में, इंगित पत्रिका 1961 से 68 में, सारिका 67 से 78 में, कथा यात्रा पत्रिका 78 से 79 में। अखबारों की भूमिका तो कमलेश्वर हिंदी दैनिक जागरण में 1990 से 92 तक तथा दैनिक भास्कर में 97 से लगातार स्तंभ लेखन का काम भी करते रहे। राजा निर्वंशिया कहानी, ये कहानी लोक कथात्मक शैली पर आधारित कहानी है। राजा निर्वंशिया कहानी कमलेश्वर की बहुचर्चित कहानी है। राजा निर्वंशिया कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। राजा निर्वंशिया कहानी में एक ही समय में पुरानी तथा आधुनिक युग की 2 कहानियां साथ चलती हैं। प्रथम कहानी लोक कहानी है जो आम आदमी, राजा और रानी की कहानी है। संपूर्ण कहानी आधुनिक नायक जगपति और चंदा की व्यथा का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिपाद्य क्या है कि राजा निर्वंशिया की पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समानांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों को चित्रित करता एक कहानी। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। पात्र देखें तो मुख्य पात्र में जगपति, ये कथावाचक का स्कूल का दोस्त है। वकील क्या मुहर्रिर है, चंदा का पति। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल। मध्यवर्गीय व्यक्ति, अफीम और तेल पीकर आत्महत्या किया। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। जो चंदा है ये जगपति की पत्नी, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज करने को तैयार है। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मैके में रहने को ये बाध्य है। अंत में ये मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा। जगपति तथा चंदा मैनपुर के निवासी हैं तथा संतानहीन है। बच्चन सिंह यही होता है जो अस्पताल में कंपाउंडर होता है, जो उसके पति का इलाज कर रहा होता है। ये मैनपुरी के सदर अस्पताल में इसका तबादला, लकड़ी के धंधे में जगपति का साझेदार। राजा निर्वंशिया एक राज्य का संतानहीन राजा, कुशल शासक, मेहतरानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग। रानी ये मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित, अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा भी। गौड़ पात्र में देखें तो माँ कथावाचक की माता जो बच्चे को राजा निर्वंशिया की कथा सुनाती है। कथावाचक मैट्रिक पास, जमुना सुनार चाची। विशेष देखें तो लोक कथात्मक शैली पर आधारित प्राचीन एवं आधुनिक युग की 2 समानांतर कथाएं, एक तो राजा निर्वंशिया की कथा, दूसरा जगपति तथा चंदा की कथा। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे कहानी के पात्र जगपति हो गए जो कि चंदा का पति, चंदा जगपति की पत्नी, दयाराम जगपति का रिश्तेदार, बच्चन सिंह गांव के अस्पताल का कंपाउंडर, राजा निर्वंशिया और उसकी रानी। कहानी में जो कहानी का शुरुआत ही होता है तो यहाँ पे देखते हैं कि एक राजा निर्वंशिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके पास आसपास ही 4-5 बच्चे होते थे। अपनी मुट्ठियों में फल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए वो उत्सुक होते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली की बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती। तो ये ऐसे होता था जैसे बच्चे जो है कोई बड़े बुजुर्ग कहानी सुना रहे हैं और सारे बच्चे जो है आपस में वो सुनने के लिए बैठ गए हों। तो पहले ऐसे करते थे कि कथा सुनाते, फिर चीज़ों को चढ़ाते उड़ाते, फिर शुरू करते। तो यहीं पे एक कहानी सुनाया जा रहा है कि एक राजा निर्वंशिया थे, ये ऐसा माँ सुनाया करती थी कहानी, लेखक कह रहे हैं। उनके राज में बड़ी खुशहाली होती थी, यानी जो राजा निर्वंशिया थे, मतलब उनका कोई पुत्र नहीं था, वो संतानहीन थे, वो बहुत ही, लेकिन जो पूरा राज था वो बहुत खुशहाल था। सब वर्ण के लोग अपना अपना वहाँ पे काम करते थे, कोई दुखी नहीं था। राजा की एक लक्ष्मी जैसी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर, और राजा को बहुत वो प्यारी थी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। देखिए, एक तो वो राजा रानी की कहानी जो बचपन का सुनाया जा रहा है, और यहाँ पे लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि एक मेरे सामने जो है समानांतर में एक राजा जगपति भी है जो रियल में है। जब जगपति से मेरी दांत कटी दोस्ती थी, यानी लेखक की, तो दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके स्कूल में
नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील क्या मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में इसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों को कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदाई ही नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और सातवीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की शायद होगी और तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर देंगे, चाहे काना लूली से हो, पर वो लड़की अब घर नहीं आएगी, यानी जिसको वो लोग विदा करना चाह रहे थे और विदा नहीं हुई। लड़की वालों ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सभी चाबियाँ उसको दे दी, गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने जाने कब से आस लगाए बैठी थी, उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा, दोपहरिया दूसरों के घर के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें, सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ी ले ली। बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का पला है, जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से उसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुक कर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिए कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर तो सांप ही लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग करते। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है, आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई, यानी उनकी सासू माँ। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 वर्ष इंतजार करने के बाद भी वो गोद में नहीं खिला पाई और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सभी कुंडियों की खनक उसके खानों में बस गई, हर दरवाजे की चरमराहट वो पहचान चुकी थी। एक रोज राजा आखेट को गए, यानी अब राजा की कहानी चल रही है, अभी तो जगपति और चंदा का चल रहा था। अब वो राजा की कहानी बताते कि एक दिन वो शिकार पे निकले। माँ ऐसा बताती है कि जब वो शिकार पे गए तो सातवें रोज जरूर महल में आ जाते, यानी एक हफ्ते में तो वो टहल के आते थे। पर उस दफ़ा जब वो गए तो 7वें दिन भी निकल गए और लेकिन राजा लौट कर नहीं आए। रानी को बहुत चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ में लेकर उनके खोज के लिए निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा, तो उधर वो राजा निकल गया, इधर जगपति भी कहीं रिश्तेदारी में गया। अब होता क्या है दोनों लोग के साथ, जब जगपति निकलता है रिश्तेदारी में तो उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन वो आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर ढाका पड़ गया और किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी। लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात तो ढाका पड़ गया। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बच गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोकर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जो है वो जगपति के जांघ को पार करती हुई निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में आके लग गई। चंदा रोती कलपती और मनौतियाँ मानती। जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम जो था उसकी थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गाँव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहाँ से आदमी आते जाते रहते थे, जिस सामान की ज़रूरत होती पहुँचा दिया जाता। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा जो है घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों की सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा भी था। उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिरा गिरा के हाथ पैर तोड़ने लगे
छठी छमासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमारी पड़ती तो घर वाले हाल आके बैठाते और 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मिलने की खबर तक नहीं मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने गया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत पट्टी जो है गलत बधी पकड़ी को ठीक से बांधने के लिए वो खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी और रोगी से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपने काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह करा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार ही मछली सी तड़प कर रह गया। बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चो पड़ा। बच्चन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसी किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। आहो कराहो, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों के पके आम सा वो दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वो उसे आज फिर हुआ और बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे, मतलब कि रोए नहीं। पर जैसे ये कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उछट गया। वह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक सरता उसे मिली थी। रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्यनिष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालते जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयाँ, हथेलियाँ और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथों के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत कर, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को भी चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है उसमें, बच्चन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीने लग जाएंगे और शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वो रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्तों को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वो जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो गजब बात करते हो। चंदा ये अपने पति से कहती है, लेकिन वो कहता है कि जब दवाई के लिए पैसे ही नहीं तो वो चीज़ कैसे होगा। तो चंदा कहती है, देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो नहीं गलता पर मन जरूर रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपति की सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वालों की दया से भी जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि वो कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग क्यों पड़ा? पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है, मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दाब गई, कड़ा बेचने से तो अच्छा था बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती
और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वो र में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर गई, जहाँ बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का आसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत करे थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सम गई, जैसे वहां किसी अंधेरे में कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह आवाज़ ताकता रहेगा और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति खौल गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज़ में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए इतनी सार्थक कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ अस्तब खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त भी कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, ये कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप हो गई और 2 क्षण रुक कर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी ये काम जरूरी था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखों को, यानी अपनी जो उसकी आंखें थी, उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी को चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिक बुरी तरह चढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरीता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, यानी उधर अब उनका कहानी चल रहा है कि वो मंत्री के साथ ढूंढने गई थी, फिर वो उदास होकर लौटती है महल, तो देखा राजमहल में उपस्थित थे, यानी राजा उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ सुनाया करती थी पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। यानी मंत्री उनको ढूंढने के लिए रानी के साथ गया। जब ये चीज़ सुनी, कौन सुना? जब राजा आए वापस सुने तो ये चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक नहीं पाई। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती कि उनके कोई संतान नहीं था। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की तरफ संकित हो रही थी। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा है तो कुछ हेल्प ही मिलेगा। आखिर वह ठीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसके दिल अकथ भारीपन से भर गए। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीत भी सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे घर लेकर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम ही था, अंधेरा झरना शुरू हो गया था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हों।
नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही पिंक रही थी, जिसके दराजदार में दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मेजान लगाने में मशगूल थे। जब जगवती के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई हैं। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बराटे में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर टुड़वाएगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा, इस वक्त जरा ऐसा ही काम है। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। अब उसको गुस्सा आ रही थी। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पे इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसे कभी कल्पना भी नहीं थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग सा कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद नहीं आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चेहरे चारों ओर एक महक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत छीड़ होता होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुम्फाओं से अलमारियां, जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और शहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो, उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठे। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए और वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा हो। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंख गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्ज्वल हो उठे और जगपति की आंखों की ज्योति मिल गई। वो मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल की जन्मे बच्चे के गहुआरे बालों की से महक, दूध की कंचाही शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मीठा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलके थे। डरते डरते उसके बालों की एक लट को उसने बड़े जतन से उसके हथेली पर रखकर उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। बड़े सहारे से चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। ये सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक उसने कहाँ से ले आए? ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है। मैंने हाथ के कड़े तो जो उसने कहा था कि ये हमने बेचे थे, मेहरबानी किसी की नहीं थी, तो वो उसके दिमाग में आया कि ये कैसे हो सकता है। तो उसको लगा कि जो चंदा है वो मुझसे झूठ बोली। पर क्यों झूठ बोली? कड़े आज तक छुपाए रहे। उसने इतना बड़ा दुराव मुझसे क्यों किया? आखिर क्यों, किस लिए? और जो जगपति का जो दिल था वो भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? चंदा के साथ वह अन्याय कैसे करे, ये चीज़ उसके मन में था और उन्हीं ख्यालों में वो दिन रात डूबा रहता, जिसके आधार पर और मोहल्ले के लोग से एक एक पाई पर जान देते। कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम पन्ने पर वो मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसके यहाँ पे समस्या भी अब आ चुकी थी।
एक दिन शाम को जब वो घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल नजर रखी आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और। अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं है जो दिन दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। जगपति असमंजस में पड़ गया। वो एकदम भीतर घुस आया। इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठी में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान है? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही हो, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाएं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन, कहती जगपति पास पहुंचा और बातों में उस तरह उलझ गई जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने, इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे, चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहें से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखा जैसे ये बात भी कहने की, यो पूछने की है। फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला है होगा, पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिसे कुछ लिया जाए उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वो जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और बहुत सारी विषमताएं उसके मन में रहती। और ये भी था कि बेकार ही, मतलब ये था कि आखिर वो स्वयं एक आदमी है। बेकार ही माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वो भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में काँप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ और भी सोचता है। तो वो सोचता है कि तो फिर वासना, शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उसकी क्षणिकता को भी देखा। तो फिर धन, शायद हाँ नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, ये बिल्कुल यही चीज़ें हैं। तो ये सब देखिए कहानी, यही सब चलता रहता है। लास्ट में देखें तो बहुत मतलब ये होता है कि उसके मन में रहता है कि कहीं ना कहीं जो है इनके अनैतिक संबंध हैं और इस अनैतिक संबंध की वजह से ही जो है वो एक समय होता है कि चंदा को जो है उसकी नहर भेज देता है। और ये बात में देखिए कि ये उस चीज़ को ना एकदम जो चंदा ये जगपति है इसको अंदर ही अंदर उस चीज़ ना इसको खोखला वो करता रहता है। एक आध बिक्री की बातें होती, मतलब कि फिर वो लकड़ी की दुकान पे काम करता रहता है और इसकी जो है बराबर बातचीत चलती रहती है चंदा से। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें तो नासूर बन के ही उसके मतलब कि मन में एकदम बैठ गया था। तो साथ में देखिए यहाँ का कथानक राजा वाला भी चलता है कि राजा रोज़ सवेरे टहलने जाता। माँ सुनाया करती थी कि एक दिन जैसे महल के बाहर निकल कर आया कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, ये तो राजा निर्वंशी है। तो ये सामाजिक विसंगतियाँ हैं कि उसको भी लोग तंज कसते हैं जगपति को और उसको भी कसते हैं। लेकिन अच्छा क्या होता है कि लास्ट में राजा को भी बच्चे हो जाते हैं और ये जो जगपति है इसके भी हो जाते हैं। बस यही दिक्कत होता है कि जगपति जो है जहर खा के वो मर जाता है। तो ये पूरा कथानक है अगर देखें। और भूमिका भी है कि आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को जागृत भी किया है। इसमें कुछ देखिए जो पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्ज जो है कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो। काली बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ भवक रहा था। तो जब ये मिलते हैं ये तब के बारे में है। रात की बढ़ती सन्नाटे में दोनों के सामने 2 बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग सा कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गया, और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। यानी चंदा को कहता है कि तुम्हारे कुछ नहीं होगा।
उसे कभी ये लगता है कि जो कड़ा वाली बात थी कि वो कड़ा आखिर दे क्यों दे दिया और ये उससे झूठ क्यों बोली। तो उसे लगता है जैसे कड़ी मांगकर वो चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा, मातृत्व तो भगवान ने उसे छीन ही लिया है। तो एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता क्या ही रह जाती है। तो फिर क्या वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है, शायद काम। हाँ, यही बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सुना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख। दिन भर में वह एक आध घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति भी हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। औलाद ही तो स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले ही मर चुका था, ये कथन इसी का है जब वो पत्र लिखकर मर जाता है। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं, उन रुपए में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। तो ये पत्र लिखकर अपनी पत्नी वगैरह को बचा देता है, लेकिन चंदा को दोषी मानता है, जबकि चंदा दोषी रहती नहीं है। तो ये कहानी देखिए यहीं पर समाप्त होता है। बाकी पूरी कहानी को बहुत अच्छे से सुनने के लिए चैनल पर हमने एक कहानियों की प्लेलिस्ट बनाई, उसमें बहुत अच्छे से पूरी कहानी सुनाया है। सिर्फ वॉइस ओवर है, उस मतलब कि उस कहानी को वॉइस के थ्रू हमने जो है रिकॉर्ड किया था, तो उसको अच्छे से आप सुन सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के ध्यान से तो ये जो हमने कराया ये इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।